नमस्कार दोस्तों और दोस्त, ये नहीं हो। देखिए, आज हम पढ़ने वाले हैं रिस्पायरेटरी सिस्टम यानी श्वसन तंत्र के बारे में। तो ये श्वसन तंत्र होता क्या है, कैसे हम सांस लेते हैं, कहाँ से हमारे सांस होकर गुजरती है, अंदर सांस के साथ क्या होता है, तो ए टू जेड पूरा आप जानने वाले हो सांस के बारे में यानी श्वसन तंत्र के बारे में। आइए चलिए समझते हैं रिस्पायरेटरी सिस्टम को। देखिए, रिस्पायरेटरी सिस्टम यानी श्वसन तंत्र कहते किसको, सबसे पहले इसको जानते हैं। तो रिस्पायरेटरी सिस्टम उसे कहते हैं जहाँ जहाँ से हमारे सांस होकर गुजरती है उस नली को हम कहते हैं रिस्पायरेटरी सिस्टम। जैसे पहले नाक से जाएगी, फिर अंदर पाइप में जाती है, फिर यहाँ पाइप में जाती है, फिर ऐसे फेफड़े में चली जाएगी। तो ये सारे क्या हैं, ये सारे रिस्पायरेटरी सिस्टम हैं, इन्हीं सब के बारे में पढ़ना है। लेकिन अब बहुत से लोग यार मूड़ी खजुआते हैं, कहते हैं रिस्पायरेशन और रिस्पायरेटरी सिस्टम दोनों सेम होता है, तो दोनों अलग अलग होते हैं। देखो, जब हम सांस लेते हैं तो जहाँ जहाँ सांस होकर गुजरती है तो उसे हम रिस्पायरेटरी सिस्टम कहते हैं। लेकिन रिस्पायरेशन क्या होता है, तो रिस्पायरेशन हम उसे कहते हैं जब हम सांस लेते हैं ना, और सांस से हमारे अंदर जाकर जब एनर्जी बनती है, यानी ऑक्सीजन से जब एनर्जी बनती है हमारे शरीर के अंदर, उसे हम रिस्पायरेशन कहते हैं। अब बहुत से लोग मूड़ी खजुआने लगे होंगे और सोचेंगे यार कहाँ सांस से एनर्जी मिलती है, तो खाना से एनर्जी मिलती है। तो देखो, जब खाना और सांस दोनों आपस में मिक्स होते हैं ना, तब जाकर एनर्जी बनती है। अब वो कैसे बनती है, आज आप ये सीखोगे नई चीज़। आइए चलिए अब समझते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे जो रिस्पायरेशन होता है वो कितने प्रकार का होता है। तो वो बेसिकली दो प्रकार का होता है। एक होता है एरोबिक रिस्पायरेशन, दूसरा होता है एनएरोबिक रिस्पायरेशन। जो एरोबिक रिस्पायरेशन रहता है उसको हम हिंदी में कहते हैं ऑक्सी श्वसन, क्योंकि ये जो एरोबिक रिस्पायरेशन रहता है वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है। ये एरोबिक रिस्पायरेशन मानव जानवर में होता है, जैसे हम लोगों के गोरू, बरदा, बछवा, गधा उधा, इन सब में क्या होता है, ऑक्सी श्वसन होता है। अब आप बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि यार ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस का कहने का मतलब क्या है। मतलब ऐसे जीव जो कि ऑक्सीजन लेते हों, तो वो मानव और जानवर हैं। तो ऐसे ऑक्सीजन लिए और ऑक्सीजन से फिर जाकर एनर्जी बनती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं एरोबिक रिस्पायरेशन। दूसरा आता है एनएरोबिक रिस्पायरेशन, जिसे हम कहते हैं अनऑक्सी श्वसन। ये जो होता है ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस इसमें नहीं होती है, यानी ऐसे कोई भी जीव जो कि बिना ऑक्सीजन के एनर्जी बना ले उसे हम कहते हैं एनएरोबिक रिस्पायरेशन। जैसे भैया आ जाते हैं इसमें बैक्टीरिया, फंगी, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हो गए, यानी जो एक कोश के जीव हैं वो सब हो गए, तो वो सब भी आ जाते हैं इसके अंदर। तो ये सब कौन है, ये सब है एनएरोबिक रिस्पायरेशन, यानी बैक्टीरिया को ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ती एनर्जी बनाने के लिए, तो वो लोग किस में आते हैं, एनएरोबिक रिस्पायरेशन में। अब हमें पढ़ना क्या है, हमें पढ़ना भी है मानव के बारे में, यानी हमारे अंदर कैसे सांस जाता है, कैसे आता है, क्या होता है सांस के साथ, उसको पढ़ना है। देखो, जो मानव रहता है वो फेफड़े से सांस लेता है। कुछ जान जाओ कौन कौन लोग कहाँ सांस लेते हैं। और जो मछली और फ्रॉग रहते हैं वो लोग गिल से सांस लेते हैं। गिल्स का मतलब वही हो गया गल फेफड़ा, ये जो किनारों निकला रहता है उससे सांस लेते हैं। और जो फ्रॉग, अर्थवर्म यानी केचुआ और जो मेघवा रहता है वो दोनों स्किन से सांस लेते हैं। ये जो मेघवा है इसका बहुत भैया नखरा रहता है, जब ये पानी के अंदर और जमीन के अंदर रहता है ना, तब ये क्या करता है, स्किन सांस लेता है। और जब ये टेडपोल रहता है मेघवा यानी जो फ्रॉग है, जब टेडपोल यानी बच्चे का अवस्था में रहता है तब वो गिल से सांस लेता है। और जब ये जो मेघा है, जब ये जमीन के ऊपर रहता है जवान होकर, तब ये क्या करता है, तब ये फेफड़े सांस लेता है। तो देखोगे जब बारिश में निकलते तो उन्हें क्या करते हैं, टर टर करते हैं ना, देखोगे अपना सीन वैसे फुला लेते हैं। तो वो लोग जब जमीन के ऊपर रहते हैं तब फेफड़े सांस लेते हैं, जब जमीन के अंदर और पानी के अंदर रहते हैं तब वो लोग स्किन सांस लेते हैं, और जब टेडपोल रहते हैं यानी बच्चे रहते हैं तब वो लोग गलफड़े से यानी गिल से सांस लेते हैं। ठीक है, अब देखो ये जो कीट ऊट होते हैं यानी जो छोटे मोटे कीटाणु होते हैं वो लोग क्या करते हैं, वो लोग ट्रैकिया से सांस लेते हैं। ट्रैकिया को हम कहते हैं श्वास नली। ट्रैकिया की बात, ये ट्रैकिया हमारे अंदर भी होती है। इसी ट्रैकिया से क्या करते हैं, जो छोटे जीव रहते हैं वो लोग सांस ले लेते हैं। अगर भगवान इतना बड़ा फेफड़ा दे दे तो कहाँ छोटे जीव रह जाएंगे, इतना बड़ा तो उन लोग को फेफड़वा हो जाएगा। इसीलिए भगवान ने डायरेक्ट उन लोग के अंदर एक पाइप डाल दी है ट्रैकिया करके नाम के, तो उसी से ये लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट सांस लेते हैं। अब देखो हमें पढ़ना किसके बारे में, हमें पढ़ना है मानव के बारे में। तो चलिए अब फेफड़े के बारे में पढ़ते हैं। अब देखो हम समझते हैं कि किस तरीके से हमारे दोनों लंग्स काम करते हैं। हमारे लंग्स में ऐसा क्या चीज़ पाया जाता है जो कि ऑक्सीजन को ले लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ देता है, और किस तरीके से हमारे अंदर सांस जाती है, इन सब के बारे में अब डिटेल का खखोर कर चर्चा करते हैं। देखो सबसे पहले जान जाओ हमारे दो लंग्स होते हैं, एक राइट वाला एक लेफ्ट वाला। किडनी की तरह आप ये नहीं है कि आप एक लंग्स बेच दो। अगर आप एक लंग्स बेच के सोच रहे हो आईफोन ले लो, तो ऐसा नहीं है। तो देखो लंग्स मत बेचना, किडनी भले बेच सकते हो। सोच रहे हो किडनी बेच के अपनी वाली के लिए आईफोन ले लो, तो ऐसा नहीं हो सकता, आदमी की डेथ हो जाएगी। और अगर मान लो जिंदा भी
रह गया तो उसका इधर वाला भाग पचका रहेगा, तो वाली उसकी छोड़ जाएगी, तो फिर वो लेके क्या करोगे। इसीलिए कभी भी लंग्स मत बेचना। देखो एक ठो राइट वाला लंग्स होता है, एक ठो लेफ्ट वाला। जो लेफ्ट वाला लंग्स रहता है वो थोड़ा सा छोटा रहता है राइट वाले के मुकाबले। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पर बीच में दिल रहता है, तो ये जो दिल रहता है वो लेफ्ट वाले को हल्का सा अंदर धकिया कर रखे रहता है, तभी देखोगे यहाँ पिचका हुआ है, इसीलिए ये थोड़ा सा छोटा हो जाता है। और जो हमारा दिल रहता है, जहाँ पर दिल हमारा बैठा रहता है, उस जगह को हम कहते हैं कार्डियक नॉच, यानी ये वाले भाग को हम कहते हैं कार्डियक नॉच। अब देखो हम समझते हैं किस तरीके से कैसे जाता है हमारे सांस अंदर। देखो जो सांस रहता है सबसे पहले कहाँ जाता है, तो हमारे नाक में जाता है। वो बात अलग है, लोग मुंह से भी सांस लेते हैं, तो मुंह से सांस नहीं लेना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर कोई पाद देगा तो गन्हाएगा ही नहीं, और गन्हाएगा नहीं तो वो जितना पाद है सारा आप सूंघ ले जाओगे मुंह से, इसीलिए कभी मुंह से सांस नहीं लेना चाहिए। हमेशा लो तो नाक से सांस लो। तो देखो ये हमारी नली होगी नाक की, ये हमारी नली होगी मुंह की। तो हमने क्या किया, मान चलो हम लोग नाक से ही सांस ले रहे हैं, ठीक है, हम लोग अच्छे बच्चे हैं। तो ये जो हमारा नाक का छेद होता है उसे हम कहते हैं नासा छिद्र। तो ये जो नासा छिद्र रहता है इसमें होते हैं छोटे छोटे हेयर्स, बाल होते हैं। विश्वास ना हो ऐसे खूब खोद खोद के निकाल के देखोगे तो एक आध बाल टूट के आ जाता है। तो जो नासा छिद्र में बाल रहता है उसका काम ये होता है कि हवा में जितने डस्ट पार्टिकल जो आप एयर सूंघ रहे हो उसमें जो डस्ट पार्टिकल हो उसको क्या करता है, हेयर उसको रोकने का काम करता है। बहुत से लोग तो ये हेयर ऑयल कटवा देते हैं, पता नहीं क्या अंदर वाला हेयर ऑयल कटाते हैं। उसके बाद आता है नासा कटाप। नासा कटाप जो होता है ये नासा छिद्र के ऊपर यानी नाक के जो छेद है उसके ऊपर ये वाला जो पार्ट होता है हड्डी वाला, इसे हम कहते हैं नासा कटाप। इसका काम ये होता है, ये म्यूकस इकट्ठा करके रखे रहता है। म्यूकस का मतलब होता है, विश्वास ना तो ऐसे खूब अंदर उंगली डालोगे ना, देखो चिपचिपा टाइप का लग जाएगा, उसी को हम लोग म्यूकस कहते हैं। वो जो म्यूकस रहता है उसी को बहुत से लोग नाक कहते हैं। अब नाक कैसे बनती है, देखो जब हम लोग सांस लेते हैं ना तो जो हमारा हेयर है इस नासा छिद्र में वो कुछ डस्ट पार्टिकल को रोक लेता है और कुछ डस्ट पार्टिकल को नहीं रोक पाता। तो जो डस्ट पार्टिकल जब वो पीछे चले जाते हैं, यहाँ वाले पार्ट पे जाते हैं ना, तो वहाँ पर जो म्यूकस है, नकटिया है, वो क्या करता है उसको चिपका लेता है। और जब वो चिपका लेता है तो जब जितना ज़्यादा डस्ट पार्टिकल लगेगा उतना ज़्यादा वो सूख जाएगा जो हमारा म्यूकस है। तो सूख सूख के झुरा झुरा के नीचे आने लगता है, तो आदमी इसे खोद खोद के निकालता है, फिर गोलियाँ फेंक देता है, उसी कहा जाता है नकटी। तो नकटी कैसे बनी समझे, भगवान ने केवल यहाँ पर म्यूकस रखा है और जो गंदगी लग रही है उसी को जो सूख के नीचे आ रहा है तो नकटी का रूप बन जा रहा है। यहाँ तक समझ में आया ना। अगर विश्वास ना हो तो कभी कभी आप क्या करो, जहाँ धूल उल ज़्यादा है वहाँ चले जाओ और उस नाक से सांस लो, तो आप देखोगे क्या होता है, नकटियाँ ज़्यादा बनने लगती है। क्यों, क्योंकि वहाँ पर क्या होता है, हमारे नाक में ज़्यादा डस्ट पार्टिकल जाने लगता है और ज़्यादा म्यूकस सूख के नीचे आने लगता है। तो ये होता है काम। तो भगवान ने इसलिए यहाँ पर म्यूकस रखा है ताकि डस्ट पार्टिकल सारे यहीं तक रुक जाएं, अंदर ना जा पाएं। समझ रहे हो ना। तो ये होता है काम। तो यहाँ तक हम लोग पहुँच गए। अब उसके बाद क्या आता है, उसके बाद आता है फेरिंग्स। फेरिंग्स को हम कहते हैं ग्रसनी। तो जो ग्रसनी होता है ये वाला पार्ट होता है, तो यानी कि हम लोग सांस लिए तो अंदर यहाँ जो पार्ट होता है उसे हम ग्रसनी कहते हैं। ये जो ग्रसनी होता है ये ऐसा पार्ट होता है जहाँ पर खाना अगर खाओगे तब भी यहाँ पर आता है, सांस लोगे तब भी यहाँ पर आएगा। ये ऐसा पार्ट होता है, यहीं पर ही जाकर सांस और खाना दोनों मिलते हैं। तो यहाँ पर भगवान ने क्या किया है, एक तो सिस्टम लगा रखा है जिसे हम कहते हैं एपिग्लॉटिक्स। ये जो एपिग्लॉटिक्स रहता है ये ढक्कन की तरह काम करता है। यहीं से ही भैया एक तो और पाइप निकली रहती है, ये ऐसे मान लो और पाइप निकली है, उस पाइप का काम रहता है खाने को पेट तक ले जाना, और इस वाली पाइप का काम है हवा को फेफड़े तक ले जाना। तो भगवान ने यहीं पर एक तो ढक्कन लगा रखा है, उस ढक्कन का नाम है एपिग्लॉटिक्स। वो जो एपिग्लॉटिक्स रहता है, जैसे आप सांस लेते हो ना तो वो क्या करता है, ढक्कनवा खाने वाली नली बंद कर देता है और सारा सांस आपका फेफड़े में चला जाता है। और जब आप खाना खाते हो तब क्या होता है कि जो एपिग्लॉटिक्स रहता है वो सांस वाली नली को बंद कर देता है, खाना आपका पेट में चला जाता है। तो इस तरीके से भगवान ने क्या किया है, सिस्टम बना रखा है बहुत तगड़ा। अब देखो इसीलिए कहा जाता है खाते समय बोलना नहीं चाहिए। अगर आप खाते समय बोल रहे हो या फिर अपनी वाली की याद में खोए हो तो इससे क्या होता है ना कि दिमाग को पता ही नहीं चल पाता कि मुझे कौन सी नली को बंद करना है। पता लगा खाना खा रहे हो और वो खाने वाली नली को ही बंद कर दिया तो खाना फेफड़ा में चला जाएगा, तो आदमी खोंखने लगता है ताकि खाना फेफड़ा में से निकल आए। तो इसलिए खाते समय बोलना नहीं चाहिए, अपनी वाली को याद नहीं करना चाहिए। अगर पूछना उछना है मेरे बाबू ने खाना खाया तो पहले उससे पूछ लो, सॉरी खाना खाया तो पहले उससे पूछ लो, ठीक है। तो ये एपिग्लॉटिक्स यहाँ पर लगा रहता है। विश्वास ना देखो इस तरीके से कुछ होता है, ठीक है। अब यहाँ कहाँ बना पाता। अब ये हो गया फेरिंग्स का काम। फेरिंग्स जो होता है ऐसी जगह होती है जहाँ पर खाना और हवा दोनों आकर मिलते हैं, वहीं से एपिग्लॉटिक्स दोनों को अलग कर देता है। जो खाना रहता है खाने वाली नली में, जो हवा रहता है वो हवा नाली चला जाता है। अब देखो उसके बाद आता है लैरिंग्स। ये जो लैरिंग्स रहता है उसको हम कहते हैं स्वर तंत्र। लैरिंग्स जो रहता है ये वाला पार्ट होता है, देखोगे यहाँ पर ये जो हड्डी उठी है इसे हम कहते हैं एडम एप्पल। ये जो एडम एप्पल रहता है ये लड़कों में ज़्यादा दिखाई देता है, लड़कियों में थोड़ा कम दिखाई देता है। तो ये जो एडम एप्पल रहता है इसी के जस्ट पीछे होता है लैरिंग्स।
ये जो लैरिंग्स रहता है इसे हम स्वर तंत्र कहते हैं, यानी इसे हम वॉइस बॉक्स भी कहते हैं। यहीं से हमारी आवाज़ बन के आती है। विश्वास ना हो तो अगर आपको टेस्ट करना हो तो ऐसे कर लो, अपनी वाली कभी कहना मारा फाड़ियाबू, अगर ऐसे कहोगे ना तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपके वाइब्रेट भी करेगा, देखो कांपेगा भी, मारा फाड़ियाबू। अगर ऐसे कहोगे देखो यहाँ पर कांपेगा भी। तो ये जो कांप क्यों रहा है, क्योंकि यहीं पर ही क्या होता है, हमारे बहुत सारे मसल्स होती हैं, बहुत कमज़ोर मसल्स रहती हैं, वो क्या करती हैं, वाइब्रेट करती हैं। तो जब वाइब्रेट करती हैं तो वही आवाज़ बन के आती है। तो यहाँ पर हमारे क्या होता है, भगवान ने लैरिंग्स फिट करके रखा है, जिसे हम कहते हैं वॉइस बॉक्स। अब यहाँ पर हवा गई, हवा जब यहाँ पर गई उसके बाद अब और नीचे जाती है, जब और नीचे जाती है तो उस पार्ट को हम कहते हैं ट्रैकिया। ये जो ट्रैकिया रहता है इसको हम कहते हैं श्वास नली, इसी को हम कहते हैं श्वास नली। ठीक है, अब देखो सांस कहाँ गई, यहाँ से अच्छे से गई। अब जैसे लैरिंग्स के नीचे पहुंचेगी तो ये वाला पार्ट क्या रहने लगता है, हमारा ट्रैकिया। ये जो ट्रैकिया रहता है इसे हम कहते हैं श्वास नली। यहाँ सब सांस नीचे जाती है, तो जैसे नीचे जाती है देखोगे यहाँ पर ऐसे ऐसे कुछ लगा है, इसे हम कहते हैं कार्टिलेज। कार्टिलेज हम उसे कहते हैं जो बहुत कमज़ोर हड्डी रहती है, उसे हम कार्टिलेज कहते हैं। जैसे कान की हड्डी कार्टिलेज कहते हैं कि देखो बहुत कमज़ोर हड्डी रहती है, तो जो भी कमज़ोर हड्डी रहती है उसे हम कहते हैं कार्टिलेज। भगवान ने यहाँ पर इसलिए ये कार्टिलेज को लगाया है। देखो कि ये ऐसे सी की तरह दिख रहे हैं ना, इसे हम इसलिए कहते हैं सी टाइप कार्टिलेज। ठीक है, तो ये क्योंकि सी की तरह दिख रहे हैं, सी टाइप के दिख रहे हैं, इसलिए इसे हम कहते हैं सी टाइप कार्टिलेज। अब ये जो कार्टिलेज है इनका काम ये होता है इस पाइप को पचकने से रोकना। पता लगा आप सांस लिए और पाइपिया पिचक गई, उसके बाद सांस ये नहीं निकल पाएगी, तो सांस जब नहीं निकल पाएगी तो कैसे आप सांस फिर से लोगे। तो इसलिए भगवान ने यहाँ पर कमज़ोर एक हड्डी लगा दी है जो कि इसको फुला के रखे रहती है ताकि ये पिचके ना। ठीक है, ये वाली पाइप, इसलिए भगवान ने यहाँ पर हड्डी लगाई है, इसे हम कार्टिलेज कहते हैं। अब हड्डी वाले पार्ट में बताऊंगा कि कार्टिलेज, लिगामेंट और ये सारी हड्डियाँ होती हैं उसमें क्या अंतर होता है। ठीक है, तो ये हो गया, हमने ट्रैकिया की बात कर लिया। अब ये जो ट्रैकिवा रहता है ना, अब और नीचे जाता है, वो दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है, एक इस पार्ट में एक इस पार्ट में, और इन दोनों पार्ट को हम कहते हैं ब्रोंकस। क्या कहते हैं इसको, हम ब्रोंकस कहते हैं, हिंदी में भी ब्रोंकस कहा जाता है। उसके बाद जो ये ब्रोंकस रहता है, जब ये फेफड़े के अंदर चला जाता है तो कई पार्ट में से डिवाइड हो जाता है। देखो कि बहुत सारे पार्ट में ऐसे डंडी डंडी में डिवाइड हो गया है। तो ये जो डंडी डंडी में डिवाइड हुआ है ना, इस डंडी डंडी वाले पार्ट को हम कहते हैं ब्रोंकियोलिस। क्या कहते हैं इसे, हम ब्रोंकियोलिस कहते हैं, हिंदी में भी ब्रोंकियोलिस कहा जाता है। उसके बाद देखो ये जो डंडी डंडी वाला है उसके ऊपर जैसे अंगूर टाइप का कौन गुच्छा उच्छा टाइप का देखो लटका है ना, छोटा छोटा, तो इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं एल्वियोली। क्या कहते हैं, इसे हम एल्वियोली कहते हैं। तो देखो ये जो अंगूर वाले हैं, ये जो फेफड़े में एल्वियोली रहता है, इसी का ही सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण काम रहता है। क्या काम रहता है, इसके बारे में एकदम आगे अभी डिटेल से चर्चा करेंगे, अभी हम केवल फिगर के बारे में समझ रहे हैं। तो ये एल्वियोली काम हो गया। ये जो एल्वियोली रहती है यह हमारे एक फेफड़े मिलियंस में रहती है, दूसरे फेफड़े में भी मिलियंस में रहती है। ठीक है, अब ये जो हमारा ये जो हमारा फेफड़ा रहता है, उस फेफड़े के नीचे अगर आप देखोगे इस तरीके से एक तो चीज़ लगा रहता है, इस चीज़ को हम कहते हैं डायफ्राम। ये जो डायफ्राम रहता है इसका काम होता है सांस लेने में मदद कराना। ये जो डायफ्राम रहता है, मान लो हमारा ये फेफड़ा है तो ऐसे नीचे डायफ्राम, ये मसल्स रहती है। इस मसल्स का काम ये होता है कि ये ऊपर होता है फिर नीचे होता है, ऊपर होता है नीचे होता है। क्यों, जैसे अगर आप सांस लिए तो अब आप सांस ले लियो, तो अब आपका फेफड़ा फूल आया है, तो जब ये फूल, मान लो फेफड़ा फूल आया, तो जैसे फूल आएगा तो ये नीचे दब जाता है डायफ्राम। जैसे ये डायफ्राम नीचे दब गया, अब हमारे फेफड़े में इतनी ताकत नहीं रहती कि हमारा फेफड़ा फिर से अपनी सांस को बाहर निकाल पाए, इसीलिए भगवान ने कार्टिलेज वर्टिलेज लगा दिए, तब भी इतनी ताकत नहीं मिल पाती। इसीलिए भगवान ने नीचे क्या किया है, डायफ्राम सेट कर दिया है। ये जो डायफ्राम रहता है ये फिर क्या करता है, अब ऐसे सांस लियो, डायफ्राम नीचे दब गया, अब डायफ्राम क्या होता है, फिर ऊपर आ जाता है। जैसे ही ऊपर आया कुल सी चीज़ें बाहर फेंका जाती है, समझ रहे हो ना। तो जैसे ही डायफ्राम ऊपर आएगा तो ये फेफड़ा पिचक जाएगा और सारा सांस आपका बाहर आ जाता है। तो इस तरीके से हमारा डायफ्राम काम करता है। अब देखो हमारे ये जो ब्रोंकियोलिस है, यानी ये छोटी छोटी वाली डंडियां है ना, जब हम लोग कोई भी स्मोकिंग करते हैं या फिर कोनो धुआं वाला चीज़ सूंघते हैं या तो पीते हैं, तो हमारा देखो आप ऐसे पिए, सारा नीचे आया धुआं, फिर यहाँ पर आएगा, सारा चीज़ यहाँ पर फिर आता है हमारे फेफड़े में। अब क्या होता है, ये जो हमारी पाइप है ब्रोंकियोलिस वाली, ऐसे जो छोटी छोटी डंडी टाइप की निकली है ना, ये जो पाइप होती है ये बहुत ज़्यादा मोटी नहीं रहती, सोचो इतनी मोटी रहती है, बहुत पतली रहती है। अब उसके अंदर आया है धुआं, अब वो धुआं क्या करता है, ये ब्रोंकियोलिस को ना सोख लेता है, सोखता नहीं है बल्कि धुआं उसके ऊपर ऐसे चिपक जाता है। तो ऐसे अंदर क्या रहता है, मान लो इतनी बड़ी नली है, अब यहाँ पर ऐसे पूरा धुआं चिपक गया है, तो उसका एरिया हो जाता है कम। ये नली है, अब यहाँ पर आकर धुआं चिपक गया ऐसे, ठीक है। अब ये जो धुआं चिपकता है ना, तो इसे हम कहते हैं टार। टार का मतलब अगर आपको देखना हो
तो जैसे आप कहीं कहीं गांव वाले एरिया में देखोगे तो जहाँ चूल्हा वूल्हा जलता रहता है तो ऊपर देखो काला हो जाता है, तो आप ऐसे पोंछना तो देखो वही टार कहलाता है। सेम यही चीज़ आपके फेफड़े के अंदर हो जाती है। तो जब फेफड़ा के अंदर हो गया, यहाँ तक धुआं जम गया, यहाँ पर भी अब हो गया एयर का एरिया कम, यहाँ से हवा नहीं जा पाएगी अंदर, सांस की बीमारी होने लगती है। और क्या होता है, बहुत सारी अन्य बीमारियां हो जाती हैं जिसकी वजह से आदमी की डेथ हो जाती है। इसीलिए कहा जाता है कि आपको सिगरेट, बीड़ी, हुक्का, तंबाकू कुछ नहीं पीना चाहिए। अगर बहुत से लोग के पूछोगे, मतलब पूछा भी हूँ, बहुत से लोग कहते हैं ये हुक्का पीने से कुछ नहीं होता। देखो भैया, धुआं जा रहा है तो नुकसान करेगा ही, ठीक है, धुआं से बच नहीं सकते। अब देखो हम समझते हैं इस एल्वियोली के बारे में। ये जो एल्वियोली रहता है बहुत महत्वपूर्ण काम करता है। क्या करता है, कैसे करता है, इसको समझते हैं। तो आओ अब समझते हैं कि किस तरीके से हमारे एल्वियोली काम करता है। तो देखो, ये जो एल्वियोली होता है रियलिटी में कुछ इस तरीके से दिखाई देता है, जो कि आप जानते होंगे। ये जो एल्वियोली रहता है इसको हम हिंदी में कहते हैं वायु कोष्ठक, क्योंकि लास्ट में जो वायु यानी जो हम ऐसे सूंघे हैं वो कहाँ पहुँचता है, हमारे एल्वियोली में पहुँचता है। इसे हम कुपिका के नाम से भी जानते हैं। तो देखो, जब हम सांस लिए, सबसे पहले गया नाक में, नासा छिद्र, फिर नासा कटाप, फिर उसके बाद फेरिंग्स, फिर लैरिंग्स, फिर उसके बाद ट्रैकिया, फिर ब्रोंकस, ब्रोंकियोलिस, फिर उसके बाद एल्वियोली में पहुंचता है। तो लास्ट में हवा कहाँ पहुंची, एल्वियोली में पहुंची। अब ये जो एल्वियोलिया रहती है, इससे क्या होता है, ब्लड कैपिलरीज आकर कनेक्ट रहती हैं। ब्लड कैपिलरीज का मतलब होता है जो छोटी छोटी नसें होती हैं खून की, उसे हम ब्लड कैपिलरीज कहते हैं। कुछ इस तरीके से दिखती है। तो देखोगे यहाँ पर खूब छोटी छोटी नसें कनेक्ट हुई हैं। अब ये जो नस होती हैं छोटी छोटी, ये क्या लाती हैं, ये खून लाएंगी, यानी ब्लड लाएंगी। तो ये क्या करती हैं, ब्लड लाने का काम करती हैं अपनी नसों में। अब आप जानते होंगे जो ब्लड रहता है उसके अंदर पाया जाता है एक चीज़ जिसका नाम है हीमोग्लोबिन। इसे हम शॉर्ट फॉर्म में HB भी लिखते हैं। अब हीमोग्लोबिन पूरा लिखते थे, यहाँ तक आ जाता है, इसलिए शॉर्ट फॉर्म में HB लिख दिया हूँ। ये जो हीमोग्लोबिन रहता है ये हमारे ब्लड के अंदर पाया जाता है। इसी की वजह से हमारा जो खून रहता है वो लाल रहता है। ये जो हीमोग्लोबिन रहता है ये क्या काम करता है, इसको समझो। हीमोग्लोबिन जो रहता है वो लड़कों में थोड़ा ज़्यादा रहता है, लड़कियों में हल्का कम रहता है। ये जो हीमोग्लोबिन रहता है, जो हमारे एल्वियोली में हवा आई है, उस हवा में से जो ऑक्सीजन है उसको लेने, उसको कैच करने का काम ये करता है। तो इस इमेज में अगर आप देखोगे तो देखो, ब्लड आया है नस में, एल्वियोली में आया है हवा, उसमें से ऑक्सीजन को ये हीमोग्लोबिन पकड़ेगा, इसे घचाक दे, उसके बाद ले लेगा खून में, ठीक है। फिर उसके बाद ये क्या करता है, हीमोग्लोबिन ले जा हमारे पूरे शरीर में बांट देता है। जैसे मान लो यहाँ पर हमारे ऑक्सीजन जरूरत है, यहाँ से खून आया, ऐसे दौड़ के आया, यहाँ जग देगा। मान लो यहाँ जरूरत है, यहाँ दे देगा, यहाँ जरूरत, मतलब यहाँ चाहे जहाँ जरूरत हो हर जगह देता है। ये हीमोग्लोबिन क्या करेगा, ऑक्सीजन को बांटता चला जाएगा। इस तरीके से होता है। अब देखो इसके बाद क्या होगा, ये जो ऑक्सीजन है वो कहाँ पहुँचती है, हमारे सेल्स में पहुँचती है। एक बार फिर जान लो, जब हम सांस लेते हैं लास्ट में पहुँचती है एल्वियोली में। एल्वियोली से ब्लड कैपिलरीज यानी खून की छोटी छोटी नसें कनेक्ट रहती हैं। उन नस में आया रहता है खून, उस खून में रहता है हीमोग्लोबिन। ये जो हीमोग्लोबिन रहता है इसका काम होता है कि जो एल्वियोली में हवा आई है उस हवा में से ऑक्सीजन को ले लेना। तो ऑक्सीजन को वो हीमोग्लोबिन ले लेता है। तो मान लो ले लिया, कैच कर लिया, और उसके बाद क्या करेगा, ऑक्सीजन को जैसे पकड़ा उसके बाद ले जा पूरे शरीर में बांट देगा। तो ये क्या करता है, ऑक्सीजन को पूरे जाकर शरीर में बांट देता है, यानी पूरे सेल्स में बांट देता है। अब जो हम बने वो किससे बने, हम छोटे छोटे सेल से बने हैं। सेल्स कुछ इस तरीके से दिखती है। तो यही जो सेल्स होती है इन सबको ऑक्सीजन की जरूरत होती है, तभी हम लोग चल पाते हैं। ऐसा ना सोचो हमारे फेफड़े की जरूरत होती है, हमारी इसको जरूरत है ऑक्सीजन को, इसको जरूरत है, इसको भी मतलब इसको भी जरूरत है, हाथ पैर नाक कान, आपका ब्रेन, आपकी आंख नाक, सब चीज़ को जरूरत है, ठीक है, ऑक्सीजन की। तो ये क्या करेगा, हीमोग्लोबिन हर जगह जाकर बांट देगा और सेल्स में बांट देगा, ठीक है। अब देखो ये जो ऑक्सीजन रहता है जब ये हमारे सेल्स के अंदर पहुंचता है तब क्या होता है, हमारे सेल्स के अंदर पाया जाता है ग्लूकोज। उस ग्लूकोज को हम कहते हैं, उसका सूत्र होता है C6H12O6। तो C6H12O6 होता है क्या, उसका फॉर्मूला आप इस तरीके से लिख सकते हो, याद कर लेना, चाहे मूड पटक के याद कर लो, मतलब कुछ भी पटक के याद कर लो, C6H12O6 होता है ग्लूकोज का। तो अब क्या होता है, हमारे सेल्स में ये C6H12O6 प्रेजेंट रहता है। तो जैसे ही ऑक्सीजन हमारे सेल्स में पहुंचता है ना, ये इसके साथ जुड़ जाता है। जैसे जुड़ता है तो जुड़ता है, लेकिन ये इसको तोड़ देता है पूरे। जैसे ऑक्सीजन ये जुड़ा, ये ग्लूकोज को पूरा तोड़ देगा। तो जैसे ग्लूकोज को तोड़ता है पूरा छितरा जाता है। और किस रूप में छितराता है, तो छितराता है भैया CO2 के रूप में, H2O के रूप में और एनर्जी के रूप में। तो मैंने आपको शुरुआत में बताया था एरोबिक रिस्पायरेशन। तो एरोबिक रिस्पायरेशन मैंने ये बताया था कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में एनर्जी बनती है। तो
तो यहाँ देखो बनी हमारे शरीर के अंदर एनर्जी की नहीं, हमारे हर सेल के अंदर ये काम होता रहता है, तो यहाँ एनर्जी बनी, इसलिए हमारे शरीर के अंदर एरोबिक रिस्पायरेशन होता है। तो देखो फिर से जानो, जैसे ही ऑक्सीजन हमारे सेल के अंदर आता है, हमारे सेल के अंदर पड़ा रहता है ग्लूकोज। ये जो ग्लूकोज रहता है वो C6H12O6 के रूप में रहता है। जैसे ही ऑक्सीजन उसके साथ आकर जुड़ जाता है, तुरंत ये जितना पूरा जुड़ा हुआ है ये टूट जाता है। और किस रूप में टूटता है, तो इसी में से भैया CO2 निकल जाता है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड, H2O निकल जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड को सुन के मूड मत खजुआना, अभी इसका भी काम है, देखो कैसे क्या होता है इसके साथ, उसको समझते हैं। H2O निकल जाता है, H2O यानी पानी, पानी की ज़रूरत है हमारे शरीर के अंदर, तो ये H2O रहता है। तो एनर्जी की भी ज़रूरत है, ये भी रहता है। अब देखो ये जो एनर्जी रहता है वो हमारे शरीर के अंदर ATP के रूप में स्टोर रहता है। ATP जो रहता है वो एनर्जी का ही रूप है, एनर्जी करेंसी भी कहा जाता है ATP को। इसी के रूप में हमारे शरीर के अंदर एनर्जी रहता है, ठीक है। अब इसके बाद ये जो ATP रहता है, ये हमारे सेल का जो माइटोकॉन्ड्रिया है, देखोगे उस तरीके से दिखता है, उसी में जाकर ये स्टोर रहता है। इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को हम पावर हाउस ऑफ सेल भी कहते हैं। तो हमारे शरीर में जो भी एनर्जी मिलती है ना, वो सब माइटोकॉन्ड्रिया से मिलती है, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ATP स्टोर रहता है, और ये ATP एनर्जी का रूप है। और ये जो एनर्जी है बनता कैसे, यहाँ पर आप देख सकते हो। तो एनर्जी कैसे बना, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, इसलिए ये हो गया एरोबिक रिस्पायरेशन। अब बहुत से लोग मुड़ी खजुआ रहे होंगे, यार यहाँ पर तो CO2 भी निकला, और CO2 हमारे शरीर के लिए जरूरी नहीं है। तब क्या होता है, तो हीमोग्लोबिनिया जब सेल्स मिलाकर ऑक्सीजन को देता है ना, तो उसी दौरान जो हमारे सेल के अंदर CO2 बना है ना, उसको यहाँ से पकड़ता है और ले आता है, फेफड़ों में छोड़ देता है। और जैसे हम लोग सांस ऐसे करते हैं तो सारा CO2 हमारे पूरे शरीर का बाहर निकल जाता है। अब देखो मान लो हम लोगों ने क्या किया, ऐसे सांस लिया, ऐसे सांस ली, लास्ट में कहाँ पहुँचता है, लास्ट में पहुँचता है हमारे फेफड़े में, फेफड़े में भी कहाँ पहुँचता है, एल्वियोली में। तो एल्वियोली जो रहता है उससे ब्लड कैपिलरीज कनेक्ट रहती हैं, तो ब्लड कैपिलरीज में आ रहता है खून, उस खून में पाया जाता है हीमोग्लोबिन। तो ये जो हीमोग्लोबिनिया रहता है वो ऑक्सीजन को पकड़ता है। तो मान चलो ये हीमोग्लोबिन का गर्लफ्रेंड रहता है ऑक्सीजन, तो और हीमोग्लोबिन का जो दुश्मन रहता है, यानी कि इसकी एक्स गर्लफ्रेंड जो रहती है वो रहती है CO2। अब होता क्या है, देखो जब हीमोग्लोबिन आता है हमारे एल्वियोली में, हीमोग्लोबिन क्या करता है, पूरे शरीर का जो हमारे CO2 है ना, जो सेल के अंदर निकला है, इस दौरान जब ग्लूकोज टूटता है तो निकलता है CO2 ना, तो उस दौरान जैसे ही ये CO2 निकलता है हमारे सेल्स में, उस CO2 को पकड़ लेता है और लाकर हमारे एल्वियोली में छोड़ देता है। अब शुरुआत से इसकी प्रोसेस जानो, देखो मान लो हमने सांस लिया, सांस पहुंची हमारे एल्वियोली में, एल्वियोली में क्या आया है, खून आया है, खून यानी ब्लड कैपिलरीज कनेक्ट है तो खून आया है। तो वो जो खून रहता है उसमें हीमोग्लोबिन रहता है, ये हीमोग्लोबिन क्या करता है, पकड़ लेता है ऑक्सीजन को। तो ऑक्सीजन से पकड़ा, अपनी गर्लफ्रेंडियों को लेकर पकड़ा, फिर लेकर चला जाएगा हमारे पूरे शरीर में दौड़ के। मान लो यहाँ सेल को ज़रूरत है, यहाँ दे देगा, ले सेल ऑक्सीजन ले ले। तो जैसे ही ऑक्सीजन हमारा सेल ले लेगा, हमारे सेल के अंदर क्या है, ग्लूकोज, तो ये ऑक्सीजन ग्लूकोज के साथ मिल जाएगा और टूट जाएगा इस रूप में। तो इस रूप में टूटा, लेकिन जो हीमोग्लोबिनिया है ना, अभी जैसी सेल को देता है क्या, ऑक्सीजन, तुरंत जो सेल के अंदर CO2 है ना, उसको इसे पकड़ेगा और ले आएगा, ले आकर एल्वियोली में फिर से लाकर छोड़ देगा उसी में धमाक के। तो जैसे ही एल्वियोली में छोड़ता है, तो जब हम सांस बाहर करते हैं ना, पूरे शरीर का CO2 बाहर निकल जाता है, समझ गए। तो ये इस तरीके से CO2 ये वाला जो हमारे सेल के अंदर बना है वो बाहर निकल जाता है। तो इस तरीके से कुछ हमारे अंदर रिस्पायरेशन की प्रोसेस चलती है। और यहाँ पर देखो कि एनर्जी बन गया ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, इसलिए एरोबिक रिस्पायरेशन है। यहाँ तक तो समझ में आया होगा, और यही सबसे ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट था। अब देखो हम बात करते हैं, जब हम सांस लेते हैं तो हम कितनी % कौन सी गैस सांस लेते हैं, और जब छोड़ते हैं तो कितनी % कौन सी गैस सांस छोड़ते हैं। तो देखो जब हम सांस लेते हैं तो नाइट्रोजन हम 78% लेते हैं, ऑक्सीजन हम 21% लेते हैं, और CO2 हम 0.03% लेते हैं। अब आप सोचोगे ऐसा क्यों, क्योंकि आप जानते हो कि जो हमारा वातावरण है उसमें इतने इतने % ऑक्सीजन और नाइट्रोजन और CO2 मौजूद हैं। वो बात अलग है, जब कौन पात देता है तो हमारे CO2 की मात्रा ज़्यादा बढ़ जाती है। तो देखो ये जो नाइट्रोजन है, तो इतना इतना हम लोग क्या करते हैं, लेते हैं। हम लोग ऐसे मान लो मैंने सांस लिया तो इतना इतना % सारा सांस लूँगा, लेकिन जब मैं छोड़ता हूँ तो कितना छोड़ता हूँ, इसको देखते हैं। तो जब हम सांस छोड़ते हैं तो नाइट्रोजन हम 78% ही छोड़ देते हैं, जितना लिए रहते हैं सारा छोड़ देते हैं। ऑक्सीजन जो रहता है वो हम 17% छोड़ते हैं, देखो कि यहाँ 21% लिए लेकिन 17% छोड़े। और CO2 जो रहता है उसको हम 4.4% छोड़ते हैं, यहाँ पर 0.03% लिए थे। अब ऐसा क्यों, तो देखो जब हम लोग सांस लेते हैं, मान लो हम लोगों ने सांस लिया, तो एल्वियोली में जो आया हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन ये क्या करता है,
पहले ऑक्सीजन को ले लेगा, तो हम लोगों ने जितना भी ऑक्सीजन लिया उसमें से ऑक्सीजन की मात्रा कम हो गई, तो हमने लिया था 21%, लेकिन हीमोग्लोबिन ये 3-4% कैच कर लेता है। जैसे कैच करेगा जाके पूरे शरीर में बांट देगा, तो बचा रहता है 17%। तो जब हम सांस बाहर छोड़ते हैं तो वो केवल 17% निकलता है। लेकिन 4.4% कार्बन डाइऑक्साइड इसलिए निकलता है क्योंकि रिस्पायरेशन जब होता रहता है तो वहाँ CO2 भी निकलता है, तो इस CO2 को भी हीमोग्लोबिन पकड़ के लाता है पूरे शरीर में से, तो 4.4% हम लोग CO2 छोड़ते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से कुछ हमारे शरीर के अंदर रिस्पायरेशन की प्रोसेस होती है और इतना इतना हम सांस लेते हैं और छोड़ते हैं। अब देखो हम बात करते हैं कुछ अपने फेफड़े के बारे में जान जाओ। देखो जो हमारा फेफड़ा होता है ना, उसके जो किनारे किनारे मेम्ब्रेन होती है उसे हम कहते हैं प्लूरा मेम्ब्रेन। इसीलिए जो हमारा लंग्स की स्टडी होती है उसको हम कहते हैं पुल्मोनोलॉजी। और एक मिनट में जो एक आदमी रहता है वो न्यूनतम मतलब 14 से 16 बार सांस ले लेता है। ऐसे करके वो बात अलग है कि दौड़ के आए या फिर उसकी वाली बिना मेकअप के सामने आ जाए तो 25-30 बार सांस ले लेता है। और अगर कोई आदमी सो रहा है तो वो सोते समय लगभग 12 बार सांस लेता है, क्योंकि सोते समय जो हमारी सांस रहती है वो थोड़ी लंबी लंबी चलती है। तो कुछ इस तरीके से होता रहता है। ठीक है, तो अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लो, तो ले लिए होगे। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। और मुझे पता है कि अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपको डाइजेस्टिव सिस्टम भी सीखना जरूरी है, इसलिए वो उसकी वीडियो यहाँ पर लग गई है और नीचे ब्रेन की वीडियो लग गई है, तो आप आराम से जाकर उसको इत्मीनान से देख सकते हो लेटरिंग वोटरिंग करके। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। यहाँ पर होती है वीडियो एंड। वीडियो पसंद आए तो करिएगा अपनी वाली के पास सेंड, ताकि वो भी जान जाए किस तरीके से हम लोग सांस लेते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।